प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, श्री गंगानगर। आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविदा अधिनियम में सूचना के सिद्धांत के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा और संसूचना से संबंधित प्रश्नों और उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूंगा। संसूचना भारतीय संविदा अधिनियम की किसी धारा में इसकी परिभाषा वर्णित नहीं है, लेकिन अगर हम सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 7 का अगर हम अध्ययन करें तो हम इसके विषय में ये अर्थ निकाल सकते हैं कि सेक्शन 2A के अंतर्गत जो शब्द संज्ञापित वर्णित किया गया है और सेक्शन 2B में भी शब्द संज्ञापित वर्णित किया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि सेक्शन 2A में प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी रजामंदी किसी दूसरे को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह उस कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उसकी अनुमति अभी प्राप्त करे, तो कहा जाता है कि वह प्रस्थापना करता है। सेक्शन 2B में कहा गया है कि जब वह व्यक्ति जिससे कि प्रस्थापना की जाती है, यदि वह उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे, तो कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई। और जब एक बार प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाती है तो वह वचन बन जाती है। अर्थात सेक्शन 2A में जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को संज्ञापित करता है, यहाँ संज्ञापित करने का तात्पर्य है कि वह अपनी इच्छा, अपने विचार को विधिक दृष्टि से किसी दूसरे को संज्ञापित कर रहा है या दूसरे को सूचना दे रहा है, और ऐसी सूचना के आधार पर प्रतिग्रहणकर्ता अगर उसके प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी दशा में वचन का निर्माण हो जाएगा, और अगर अन्य उसमें जो तत्व हैं एक संविदा के अगर वो पूरे हो जाते हैं तो ऐसी दशा में एक वैध संविदा का निर्माण हो सकेगा। इस दशा में संसूचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी संविदा के निर्माण में। अगर हम धारा 3 का अध्ययन करें तो उसमें हम पाते हैं कि कोई संसूचना किस प्रकार से दूसरे पक्षकार को की जाएगी। उसमें केवल इतनी बात कही गई है कि संसूचना किसी कार्य के द्वारा या किसी लोप के द्वारा की जा सकेगी जिसका आशय दूसरे पक्षकार को संसूचित किए जाने का हो या जिसका प्रभाव संसूचना का हो। यानी कि अगर कोई प्रस्तावक अपना प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार को संसूचित कर रहा है तो वो किसी कार्य या लोप के द्वारा कर सकता है, या अगर कोई प्रतिग्रहणकर्ता किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है तो ऐसी दशा में वो भी किसी कार्य या लोप के द्वारा कर सकता है, या प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण किया जाना हो तो दोनों ही दशाओं में भी कार्य या किसी लोप के द्वारा ऐसा किया जा सकेगा। एक प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को दिए जाने के पश्चात प्रतिग्रहणकर्ता का यह विधिक दायित्व बनता है कि प्रतिग्रहणकर्ता प्रस्तावक को उसके प्रस्ताव के प्रतिग्रहण किए जाने की संसूचना प्रस्तावक को आवश्यक रूप से प्रदान करे। धारा 7 ये कहती है कि किसी भी प्रस्ताव को वचन में संपरिवर्तित होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव का प्रतिग्रहण आत्यंतिक हो और बिना किसी शर्त के हो, अर्थात वो एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो। इसके साथ ही साथ प्रतिग्रहणकर्ता प्रस्तावक को उसके प्रस्ताव की प्रतिग्रहण की संसूचना
किए जाने के लिए धारा 7 के अंतर्गत विधिक रूप से आबद्ध है। अब मैं संसूचना के संबंध में आपको एक काल्पनिक समस्या के माध्यम से इससे उत्पन्न हुई समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अलवर निवासी ए दिनांक 5 जनवरी को बीकानेर में रहने वाले बी को अपनी साइकिल बेचे जाने का प्रस्ताव करता है। ए का यह प्रस्ताव जो दिनांक 5 जनवरी को पत्र के माध्यम से बी को किया जाता है और बी को यह पत्र दिनांक 7 जनवरी को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रस्ताव ए के द्वारा बी को किया गया है और प्रस्ताव का पत्र बी को 7 जनवरी को प्राप्त हो जाता है बीकानेर में। अब ऐसी दशा में ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है तो बी का ये विधिक दायित्व है कि ऐसे प्रतिग्रहण की संसूचना ए को पत्र के माध्यम से करे। मान लीजिए कि बी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अपने प्रतिग्रहण का पत्र दिनांक 9 जनवरी को बीकानेर से पोस्ट कर देता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बी के द्वारा 9 जनवरी को बीकानेर में प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में धारा 4 के अनुसार इस प्रकार से कर दिया जाए कि वो प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए, तो तत्काल ही प्रतिग्रहण का पत्र प्रतिग्रहणकर्ता के द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किए जाने के पश्चात ही तुरंत प्रतिग्रहण की संसूचना ए के विरुद्ध तत्काल पूर्ण हो जाती है। धारा 4 ये कहती है कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जबकि प्रतिग्रहणकर्ता के द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्तावक के प्रति पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया जाए कि वो प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर होने का तात्पर्य ये है कि यदि बी केवल मन में ये सोच लेता है कि उसे ए का प्रस्ताव स्वीकार करना है तो ये पर्याप्त नहीं होगा, या वो स्वीकृति का पत्र अपनी जेब में डाल करके ही घूमता रहता है या किसी अपने मेज के दराज में रख देता है, तब भी यहाँ प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण नहीं होगी। ये कब पूर्ण होगी? जबकि प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल दिया जाए और उसकी शक्ति से बाहर हो जाए। यहाँ पोस्ट ऑफिस जो है वो एक तरीके से एजेंट का कार्य करता है और एक बार जब कोई पत्र डाक में डाल दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसी दशा में ए इस प्रतिग्रहण के पत्र को बी के द्वारा डाक में डालते ही ए अब बाध्य हो जाता है। इसका महत्व ये है कि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने के पश्चात ए अब अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकेगा। दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रतिग्रहणकर्ता बी के विरुद्ध ऐसी संसूचना कब पूर्ण हुई? तो धारा 4 ये कहती है कि प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण होती है जबकि ऐसी प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए। मान लीजिए कि बी का यह 9 तारीख का प्रतिग्रहण का पत्र भेजा गया और ये प्रतिग्रहण का पत्र ए को प्राप्त होता है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को प्रतिग्रहण की संसूचना बी के विरुद्ध पूर्ण होगी। और अगर हम प्रस्ताव की संसूचना की बात करें तो ए के द्वारा किया गया प्रस्ताव जब बी को प्राप्त हो जाता है तो धारा 4 के अनुसार वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया है, यदि प्रस्ताव की संसूचना उसके ज्ञान में आ जाती है तो प्रस्ताव की संसूचना बी के विरुद्ध पूर्ण हो गई। अर्थात इस समस्या में 7 जनवरी को
बी के विरुद्ध प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण हुई। 9 जनवरी को प्रतिग्रहण की संसूचना ए के विरुद्ध पूर्ण हुई और 15 जनवरी को बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हुई। अब इसके बाद हम आते हैं प्रतिसंहरण के बारे में, रिवोकेशन के बारे में, कि किसी प्रस्ताव का प्रतिसंहरण प्रस्तावक के द्वारा कब तक किया जा सकता है और किसी प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण प्रतिग्रहणकर्ता के द्वारा कब तक किया जा सकता है। इसी समस्या के संदर्भ में मैं इसमें एक और समस्या जोड़ रहा हूँ कि मान लीजिए ए के द्वारा 5 जनवरी को प्रस्ताव किया गया और इसे लगता है कि वो प्रस्ताव उसके लिए लाभकारी नहीं है, तो ए के द्वारा 6 जनवरी को प्रस्ताव के प्रतिसंहरण का पत्र ए के द्वारा बी के प्रति पोस्ट कर दिया जाता है और ये प्रतिसंहरण का पत्र बी को मान लीजिए कि 8 जनवरी को ही प्राप्त हो जाता है। अब ऐसी दशा में ध्यान रखिएगा कि क्या ए के द्वारा किया गया प्रस्ताव का प्रतिसंहरण पूर्ण हुआ या नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि बी के द्वारा स्वीकृति का पत्र यदि 9 जनवरी को किया जाता है तो ऐसी दशा में धारा 5 ये कहती है कि कोई भी प्रस्ताव किसी भी समय प्रतिसंहरित किया जा सकेगा जब तक कि प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण नहीं हुई है। ऐसी दशा में यहाँ प्रस्तावक ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण हो रही है? 9 जनवरी को, लेकिन ए के द्वारा 6 जनवरी को प्रस्ताव के प्रतिसंहरण का पत्र डाल करके जो कि बी को 8 जनवरी को प्राप्त हो जाता है। अब ये मान लिया जाएगा कि ए ने अपने प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कर लिया है, लेकिन इसी मामले में अगर बी के द्वारा 10 जनवरी को ये पत्र प्राप्त होता, प्रतिसंहरण का पत्र अगर बी को 10 जनवरी को प्राप्त होता और बी यहाँ पर 9 जनवरी को प्रतिग्रहण कर चुका होता, तो ऐसी दशा में यहाँ प्रस्ताव प्रतिसंहरित नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना 9 जनवरी को ही पूर्ण हो चुकी थी। दूसरी स्थिति हम लेते हैं कि मान लीजिए बी के द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र 9 जनवरी को ए को प्रेषित किया गया, लेकिन बी को लगता है कि उसके द्वारा जो प्रतिग्रहण किया गया है वह उसके लिए लाभकारी नहीं है। ऐसी दशा में अगर बी के द्वारा प्रतिग्रहण के प्रतिसंहरण का पत्र 11 जनवरी को बी के द्वारा ए को प्रेषित किया जाता है और ये प्रतिसंहरण का पत्र ए को 14 जनवरी को प्राप्त होता है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? क्या बी का प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण वैध होगा या नहीं? इसको भी इसी समस्या को ध्यान में रख करके अगर हम देखें कि बी के द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र 9 जनवरी को ए को प्रेषित किया गया और यह प्रतिग्रहण का पत्र 15 जनवरी को इसको प्राप्त होता है। धारा 5 इस संबंध में क्या कहती है कि कोई भी प्रतिग्रहणकर्ता अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण कभी भी कर सकेगा जब तक कि प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण नहीं हुई हो, लेकिन उसके पश्चात नहीं। इसका तात्पर्य है कि बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हुई 15 जनवरी को, अर्थात 15 जनवरी से पहले वो कभी भी अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण कर सकता था। और यहाँ इस मामले में बी के द्वारा 11 जनवरी को प्रतिसंहरण किया गया और ये पत्र 14 जनवरी को प्राप्त हुआ। ऐसी दशा में बी के विरुद्ध प्रतिसंहरण की संसूचना पूर्ण नहीं होने के कारण बी के द्वारा प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण जो है वो वैध होगा और संविदा खंडित हो जाएगी। अब ये एक प्रश्न आपके सामने उत्पन्न हो सकता है कि यहाँ पर बी ने 9 जनवरी को ही जो है
प्रतिग्रहण का पत्र डाल करके ए को तो बाध्य कर दिया। ऐसी दशा में मैं इंडियन लॉ और अंग्रेजी लॉ के अंतर को समझाने का प्रयास करूंगा कि भारतीय विधि में प्रतिग्रहणकर्ता दोहरी लाभकारी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि एक ओर तो बी प्रतिग्रहण का पत्र डाल करके ए को संविदा से बाध्य कर देता है और दूसरी ओर ए अब अपना प्रस्ताव भी वापस नहीं ले सकता है। परंतु जब तक प्रतिग्रहण का पत्र ए तक पहुंच नहीं जाता है तब तक प्रतिग्रहणकर्ता को यहाँ यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपने प्रतिग्रहण को कभी भी वापस ले सकता है जब तक कि प्रतिग्रहण की संसूचना बी के विरुद्ध नहीं पूर्ण हुई हो। अगर हम इंग्लिश लॉ में देखें, अगर ए के द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया बी को और बी के द्वारा इसकी स्वीकृति ए के प्रति जैसे ही प्रेषित की जाती है, डाक में डाली जाती है, ये ए और बी दोनों के ही विरुद्ध तत्काल जो है संसूचना पूर्ण हो जाती है। अर्थात एक बार प्रस्ताव की स्वीकृति इंग्लिश लॉ में किए जाने के पश्चात ना तो प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है, ना ही प्रतिग्रहणकर्ता अपना प्रतिग्रहण प्रतिसंग्रहित कर सकता है। लेकिन इंडियन लॉ में थोड़ी सी स्थिति अलग है। तीसरी बात यह है कि अब आपके सामने ये प्रश्न होगा कि संविदा का निर्माण कहाँ हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि संविदा का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर प्रतिग्रहण का पत्र प्रतिग्रहणकर्ता की शक्ति से बाहर हो गया हो, अर्थात पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया जाए कि वो प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो गया हो। तो 9 जनवरी को ही संविदा का निर्माण हो गया और कहाँ हुआ? जहाँ पर प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला गया। अर्थात बीकानेर में अगर ये प्रतिग्रहण का पत्र डाला गया 9 जनवरी को तो संविदा का स्थान बीकानेर होगा। एक और बात कि प्रतिसंहरण की संसूचना अगर ए अपने प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कर रहा हो तो वो कब पूर्ण होती है? ए के विरुद्ध और बी के विरुद्ध। धारा 4 इसका उत्तर देती है कि प्रतिसंहरण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल पूर्ण हो जाती है। अर्थात अगर ए के द्वारा प्रस्ताव 8 जनवरी को प्रतिसंहरित किए जाने के लिए बी को प्रतिसंहरण का पत्र भेजा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिसंहरण की सूचना जो उसे करता है, अगर वह पत्र पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया जाए कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, तो जो व्यक्ति ऐसा प्रतिसंहरण करता है उसके विरुद्ध तत्काल, अर्थात ए के विरुद्ध तत्काल 8 जनवरी को पूर्ण हो गई और बी के विरुद्ध इस प्रतिसंहरण की सूचना तब पूर्ण होगी जबकि ए का यह पत्र बी को प्राप्त हो जाए। मान लीजिए ए का प्रतिसंहरण का ये पत्र बी को 12 जनवरी को प्राप्त होता है, तो ऐसी दशा में प्रतिसंहरण की सूचना बी के विरुद्ध 12 जनवरी को पूर्ण हुई। इसी मामले में अगर हम ये देख लें, अब मान लीजिए बी ए के प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कर चुका है लेकिन अब उस प्रतिग्रहण का वो प्रतिसंहरण करना चाहता है और प्रतिसंहरण का पत्र बी के द्वारा 11 जनवरी को ए के प्रति पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से किया जाता है कि वो इसकी शक्ति से बाहर हो जाए। तो जैसे ही 11 जनवरी को इसने प्रतिसंहरण का पत्र डाला, तत्काल बी के विरुद्ध प्रतिसंहरण की संसूचना संपूर्ण हो गई। और ए के विरुद्ध कब संपूर्ण होगी? मान लीजिए ये प्रतिसंहरण का पत्र ए को अगर 18 जनवरी को प्राप्त होता है तो ए के विरुद्ध प्रतिसंहरण की संसूचना 18 जनवरी को पूर्ण होगी। इसका ये महत्व है कि अगर एक बार कोई प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कर चुका हो या कोई प्रतिग्रहणकर्ता अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण कर चुका हो तो ध्यान रखिएगा
कि किसी भी प्रस्ताव के प्रतिसंहरण का प्रतिसंहरण नहीं हो सकता या किसी भी प्रतिग्रहण के प्रतिसंहरण का प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पर विधि के द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने से रोका गया है। मैं आपके सामने इंग्लैंड के एक फेमस वाद का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है एडम्स वर्सेस लिंडसेल। ये किंग्स बेंच का 1818 का निर्णय है। इसमें ऐसा हुआ कि प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1817 को कुछ ऊन की मात्रा बेचे जाने का प्रस्ताव वादी को किया गया। वादी ने प्रतिवादी के इस प्रस्ताव को 5 सितंबर 1817 को प्रतिगृहीत कर लिया और वादी के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 1817 को डाक में प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया गया कि वह उसकी शक्ति के बाहर हो गया। वादी का प्रतिग्रहण का यह पत्र जो 5 सितंबर 1817 को डाक में प्रेषित किया गया था, प्रतिवादी को दिनांक 9 सितंबर 1817 को प्राप्त होता है। यहाँ क्या हुआ कि प्रतिग्रहण का पत्र डाले जाने के पश्चात और प्रतिग्रहण का पत्र वास्तव में प्रतिवादी को प्राप्त होने के बीच में, अर्थात प्रतिवादी ने दिनांक 8 सितंबर को इस ऊन को जिसे बेचे जाने का उसने प्रस्ताव किया था, उस ऊन को किसी थर्ड पार्टी टी को बेच दिया गया। वादी ने यह दावा किया कि दिनांक 5 सितंबर को संविदा का निर्माण हो चुका था। हालांकि प्रतिवादी के द्वारा इस बात का प्रतिवाद किया गया कि चूंकि उसे पत्र तो 9 जनवरी को प्राप्त हुआ था इसलिए वो संविदा से बाध्य नहीं है, परंतु न्यायालय ने वादी के पक्ष में यह निर्णय दिया कि संविदा का निर्माण उसी स्थान पर हो जाता है या उसी समय हो जाता है जबकि प्रतिग्रहणकर्ता के द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र डाक में इस प्रकार से प्रेषित कर दिया जाए कि वह उसकी शक्ति के बाहर हो जाए। और इसी निर्णय की पुष्टि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा डनलप वर्सेस हिगिंस के मामले में की गई 1848। ध्यान रखिएगा कि इस समय तक हमारा संविदा अधिनियम बना नहीं था और इन सिद्धांतों को जब भारतीय संविदा अधिनियम का निर्माण हुआ तो उसको ध्यान में रख करके इन सिद्धांतों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मैं वाद का जिक्र करना चाहूँगा। जेके इंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1997 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। इसमें क्या हुआ कि जेके इंटरप्राइजेज के द्वारा एक प्रस्ताव फॉरेस्ट कंजर्वेटर कांकेर को टेंडर के रूप में तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है उसे खरीदने का प्रस्ताव किया। फॉरेस्ट कंजर्वेटर के द्वारा, ध्यान रखिए कि जेके इंटरप्राइजेज के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया वो 11/1/1993 को किया गया और फॉरेस्ट कंजर्वेटर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्टेट ऑफ, अगर हम एमपी कहें तो उनकी ओर से इस प्रस्ताव की स्वीकृति वो 12/2/1993 को की गई। लेकिन प्रतिग्रहण का ये पत्र जो प्रस्तावक के द्वारा पता उपलब्ध करवाया गया था
उसके पते पर प्रेषित तो किया गया, लेकिन वो अनडिलीवर्ड जो है वापस स्टेट ऑफ एमपी को लौट आया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जेके इंटरप्राइजेज के द्वारा 3 मार्च 1993 को अपने प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण का पत्र स्टेट ऑफ एमपी को भेज दिया जाता है। अब यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस मामले में संविदा का निर्माण हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो कब। ध्यान रखिए कि यहाँ पर 12/2/93 को जैसे ही प्रतिग्रहण का पत्र पोस्ट कर दिया जाता है प्रस्तावक के पते पर, तत्काल जो है संविदा का निर्माण हो जाता है, क्योंकि धारा 4 ये कहती है कि प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना उस समय पूर्ण हो जाती है जबकि प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया जाए कि वो प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो गया हो। ऐसी दशा में यहाँ पर 12/2/93 को प्रतिग्रहण की संसूचना जेके इंटरप्राइजेज के विरुद्ध पूर्ण हो चुकी थी, और जब एक बार प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है तो ध्यान रखना धारा 5 के अनुसार अब प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण नहीं किया जा सकता है, अर्थात 3/3/93 को भेजा गया प्रस्ताव के प्रतिसंग्रहण ये वैध नहीं है और प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण यहाँ नहीं हो सकेगा, क्योंकि 12/2/93 को ही संविदा का निर्माण हो चुका था। अब मैं आपको ऐसे संविदा के निर्माण के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तक तो आपने पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण की संसूचना के संबंध में जानकारी ली। अब मैं आपको, अगर मान लीजिए पक्षकार आमने सामने हों, यानी कि फेस टू फेस हों, या वो टेलीफोनिकली जो है बातचीत कर रहे हों और प्रस्ताव और प्रतिग्रहण कर रहे हों, या ईमेल के माध्यम से कर रहे हों, व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हों, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से संविदा का निर्माण संभव हो, उस दशा में संविदा का निर्माण कहाँ होगा, ये ध्यान रखिएगा कि पत्र के द्वारा संविदा के निर्माण का सिद्धांत जब पक्षकार आमने सामने अगर संविदा कर रहे हों या टेलीफोनिकली कर रहे हों या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कर रहे हों, ये सिद्धांत उस पर लागू नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम एक काल्पनिक उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं। मान लीजिए ए के द्वारा, मान लीजिए ये ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कि 2 जिलों की बाउंड्री लगती है। एक काल्पनिक समस्या के माध्यम से इसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ए गंगानगर में की सीमा में खड़ा है और बी बीकानेर की सीमा में खड़ा है। ये इस बाउंड्री के इतने नज़दीक खड़े हैं कि आमने सामने बात कर सकते हैं और एक दूसरे को सुन सकते हैं। मान लीजिए कि ए के द्वारा एक प्रस्ताव बी को अपनी साइकिल 100 रुपये में बेचने के लिए 10:01 पर किया गया, और प्रस्ताव का कि यह सूचना बी को 10:05 पर सुनाई पड़ती है, अर्थात प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण हो गई बी के विरुद्ध जब प्रस्ताव की जानकारी बी के ज्ञान में आ गई। बी के द्वारा ए का प्रस्ताव 10:35 पर प्रतिगृहीत किया जाता है, और ये प्रतिग्रहण की संसूचना ए को 10:45 पर प्राप्त होती है। प्रश्न ये है कि संविदा का निर्माण कब और कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि पत्रों के माध्यम से किए जाने वाली संविदा
के सिद्धांत जब पक्षकार आमने सामने हो, टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, वो लागू नहीं होता है। इस समस्या में संविदा के निर्माण का स्थान गंगानगर होगा और समय कब संविदा हुई? 10:45 पर, जब प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण की सूचना जब प्राप्त की हो और जिस स्थान पर वो प्राप्त करता है वही समय और स्थान संविदा का माना जाता है। अगर ये बातचीत करके आमने सामने या ईमेल, व्हाट्सएप या टेलेक्स के या टेलीफोनली अगर किया जाता है तो ऐसी दशा में संविदा का स्थान वो स्थान होगा जहाँ की प्रस्तावक को प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त होती है। और इस दशा में प्रतिग्रहण की संसूचना जिसे बी के द्वारा किया गया था, ए को गंगानगर में 10:45 पर प्राप्त हुई, तो यहाँ संविदा 10:45 पर पूर्ण हुई। इस संबंध में एक इंडियन केस है फेमस जो इस बात की पुष्टि करता है। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऐसा हुआ कि वादी के द्वारा अहमदाबाद से टेलीफोन के माध्यम से खामगांव में रहने वाले प्रतिवादी को कॉटन सीड्स केक खरीदे जाने का प्रस्ताव मान लीजिए ए के द्वारा किया गया अहमदाबाद से, और खामगांव में बी के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से ए के प्रस्ताव को बी स्वीकार कर लेता है। यहाँ इस मामले में प्रश्न ये था कि संविदा का निर्माण किस स्थान पर हुआ, अहमदाबाद या खामगांव। ध्यान रखिएगा कि पत्रों के सिद्धांत या पत्र के माध्यम से की जाने वाली संविदा के सिद्धांत टेलीफोनिकली की जाने वाली संविदा में बिल्कुल लागू नहीं होता है। और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहाँ पर प्रस्तावक को प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त होती है वो स्थान संविदा का होता है। अर्थात बी के द्वारा प्रतिग्रहण जो किया गया उसकी सूचना जब ए को पहुँची, अर्थात अहमदाबाद जब पहुँची, तो संविदा उस स्थान पर हुई जहाँ की प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त की हो। इस मामले में अहमदाबाद में प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त की और इसलिए संविदा का स्थान अहमदाबाद होगा। अगर हम पत्र के सिद्धांत को इसमें अगर लागू करते तो ऐसी दशा में जहाँ पर बी के द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र डाल दिया जाता, संविदा का निर्माण उसी स्थान पर हो जाता। अर्थात पत्र के माध्यम से यही अगर हम इस समस्या में सिद्धांत लागू करें तो वो खामगांव होता। लेकिन चूंकि पक्षकार के द्वारा टेलीफोनिकली ये प्रस्ताव और प्रतिग्रहण किया गया था, तो ऐसी दशा में यहाँ संविदा का निर्माण स्थान अहमदाबाद हुआ। आपके समक्ष कुछ काल्पनिक समस्याओं को रख करके उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए पत्र के माध्यम से अगर ए के द्वारा बी को प्रस्ताव किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ए के द्वारा प्रस्ताव गंगानगर से किया गया अपनी साइकिल 100 रुपये में बेचने का बी को, जो कि बीकानेर में रहता है, और प्रस्ताव का पत्र बी बीकानेर में प्राप्त करता है। यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर बी अपनी स्वीकृति का पत्र कोटा से भेजता है तो ऐसी दशा में संविदा का स्थान क्या होगा? संविदा का स्थान बीकानेर नहीं होगा बल्कि कोटा होगा, क्योंकि प्रतिग्रहण का पत्र
जिस स्थान से प्रेषित किया जाता है वो स्थान संविदा का होगा और वो समय भी वही माना जाएगा जिस समय प्रतिग्रहण का पत्र बी के द्वारा प्रस्तावक के प्रति पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से कर दिया जाए कि वह उसकी शक्ति के बाहर हो जाए। दूसरी एक काल्पनिक समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लीजिए ए के द्वारा गंगानगर से बी को बीकानेर में प्रस्ताव किया गया और बी के द्वारा इस प्रस्ताव का प्रतिग्रहण, इसमें डेट लिख लेते हैं, मान लीजिए ए के द्वारा 11 जनवरी को प्रस्ताव किया गया और बी को यह पत्र 14 जनवरी को प्राप्त होता है और बी के द्वारा इस पत्र का प्रतिग्रहण 15 जनवरी को किया जाता है। प्रतिग्रहण का यह पत्र ए को दिनांक 18 जनवरी को प्राप्त होता है। अब अगर मान लीजिए बी अपने इस प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण करना चाहता है और वो दिनांक 16 जनवरी को प्रतिसंहरण का पत्र किसी त्वरित माध्यम से प्रेषित कर देता है या टेलीफोन के माध्यम से अगर प्रतिसंहरित कर लेता है या किसी भी माध्यम से अगर वो करता है और इस प्रतिसंहरण के मान लीजिए पत्र की सूचना दिनांक 17 जनवरी को ए को प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण हो गया। लेकिन इसी मामले में अगर मान लीजिए कि प्रतिग्रहण का जो 15 जनवरी को भेजा गया पत्र 18 जनवरी को प्राप्त होता है और 16 जनवरी को इस प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण यह भी पत्र 18 जनवरी को प्राप्त होता है, दोनों पत्र यदि एक साथ ही ए को प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में यहाँ प्रतिग्रहण जो है वो प्रतिसंहरित माना जाएगा और जब प्रतिग्रहण अगर प्रतिसंहरित हो गया तो ऐसी दशा में संविदा जो कि एक और तो 15 जनवरी को निर्मित हो गई थी, ये संविदा खंडित मानी जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।